नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज शर्मा है और मैं मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की राज्य परियोजना मॉनिटरिंग इकाई का टीम लीडर हूँ। मैं ट्रेनिंग से एक सिविल इंजीनियर हूँ और विगत 37 वर्ष से अपनी सेवा अलग अलग क्षेत्रों में देता आ रहा। आज हम बात करेंगे जल सप्लाई संरचनाओं के बहुत महत्वपूर्ण अवयव, ओवरहेड टैंक्स, सम्प वेल और बाकी कुछ के बारे में। इस प्रशिक्षण के सीखने के उद्देश्य हैं आप ओवरहेड टैंक, सम्प वेल और जल आपूर्ति प्रणालियों के डिजाइन, निर्माण, स्थान चयन और क्षमता गणना को विस्तार से समझें। आप यह भी जानें कि जल संरचनाओं का नियमित रूप से रखरखाव कैसे किया जाए, सुरक्षा मानकों का पालन कैसे हो और परीक्षण की प्रक्रियाएं किस प्रकार सुनिश्चित की जाती हैं। इस प्रशिक्षण में शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की जल आपूर्ति योजनाओं के डिजाइन और क्रियान्वयन पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। अब आइए इस पाठ्यक्रम के मॉड्यूल अनुक्रम पर एक नजर डालते हैं। मॉड्यूल अनुक्रम: मॉड्यूल 1 परिचय और जल संरचनाओं की आवश्यकता। मॉड्यूल 2 जल आपूर्ति योजनाएं और सम्प वेल की भूमिका। मॉड्यूल 3 ओवरहेड टैंक OHT का डिजाइन। मॉड्यूल 4 जल वितरण के अन्य घटक। मॉड्यूल 5 संरचनात्मक डिजाइन और सामग्री चयन। मॉड्यूल 6 निर्माण और रखरखाव के व्यावहारिक पहलू। मॉड्यूल 7 समापन और निष्कर्ष। जैसा कि आप जानते हैं, पानी की सप्लाई या तो हम डायरेक्ट पंपिंग से कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट पंपिंग संभव नहीं है तो हमें पानी को इनटेक से ला करके ट्रीटमेंट करने के बाद में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है। जब हम स्टोर करते हैं तो हमें स्टोरेज रिजर्वायर्स की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा रिजर्वायर जो कि या तो प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित हो, या एक ऐसी जगह जहाँ पर कि आपने खड्डा बना करके पानी के रोकने की व्यवस्था की है, उसको हम स्टोरेज रिजर्वायर कहते हैं। इसके अलावा और भी रिजर्वायर होते हैं, जैसे कि टैंक रिजर्वायर। टैंक रिजर्वायर्स में हम पानी या कोई दूसरा तरल पदार्थ या गैस को स्टोर करते हैं, और ये ग्राउंड पे हो सकते हैं, अंडरग्राउंड हो सकते हैं और ग्राउंड से ऊपर हो सकते हैं। जो ग्राउंड से ऊपर होते हैं एलिवेटेड, उनको हम ओवरहेड भी बोलते हैं। वाटर टैंक जो है वो बेसिकली वो टैंक हैं जिनमें कि हम पानी का स्टोरेज करते हैं। जो वाटर टैंक ग्राउंड लेवल के नीचे होते हैं उनको हम सम्प वेल भी कहते हैं। ऐसे टैंक्स जिनसे कि ग्राउंड लेवल पे पानी छोड़ा जा सकता है उसको हम ग्राउंड लेवल स्टोरेज रिजर्वायर कहते हैं, और इनको शॉर्ट में GLSR भी बोलते हैं। इनसे पानी ग्रेविटी के द्वारा जाता है और उन इलाकों को सप्लाई होती है जो कि उस लेवल से नीचे है, या फिर इन GLSR का उपयोग हम सम्प वेल में पानी भरने के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे टैंक, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो कि ऊंचाई पे स्थित होते हैं उनको हम ओवरहेड टैंक कहते हैं। आम भाषा में ऊपर रहने वाली पानी की टंकी। सम्प वेल और ओवरहेड टैंक्स दोनों ही वाटर सप्लाई स्कीम्स में पानी की स्टोरेज के काम में आते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि किसी भी जल वितरण प्रणाली की सफलता उसके मूलभूत भंडारण और आपूर्ति संरचनाओं पर निर्भर करती है। इनमें प्रमुख हैं ओवरहेड टैंक OHT, सम्प वेल और ग्राउंड लेवल टैंक। इन संरचनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है जल का संग्रहण, शुद्धिकरण और नियंत्रित दबाव के साथ वितरण सुनिश्चित करना। विशेष रूप से ग्रामीण एवं शहरी योजनाओं में इनका डिजाइन और स्थान चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह मॉड्यूल हमें आगे आने वाले विषयों के लिए एक आधार प्रदान करता है, जिससे हम सम्प वेल, ओवरहेड टैंक और अन्य घटकों की तकनीकी समझ बेहतर ढंग से विकसित कर सकें। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर, जहां हम विस्तार से जानेंगे सम्प वेल की भूमिका के बारे में। आप
ये तो जानते ही हैं कि पानी की सप्लाई अलग अलग इलाकों में होती है और उनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। अब जैसे शहर है तो शहर की जो वाटर सप्लाई है उसको हम अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम कहते हैं। इसमें कई सारे पंप हाउस हो सकते हैं, कई सारे लोकल एलिवेटेड रिजर्वायर्स हो सकते हैं या ग्राउंड लेवल रिजर्वायर्स हो सकते हैं और उनसे अलग अलग कॉलोनीज में हम पानी पहुंचाते हैं। दूसरा है वो योजनाएं जिनसे कि हम गाँवों में पानी देते हैं। अब गाँवों में पानी जो पीने का देते हैं हम लोग, या तो वो ऐसी स्कीम हो सकती है जिसमें कि हम एक ही योजना से बहुत सारे गाँवों में पानी दे रहे हैं। ये जो है आप देखेंगे कि ये एक रेप्लिका बन जाती है अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम की। और दूसरी संरचना होती है सिंगल विलेज वाटर सप्लाई स्कीम, जो कि ज्यादातर नलकूप पे आधारित होती है। उनसे हम पानी का संग्रहण या तो एक संप वेल में करते हैं या फिर ओवरहेड टैंक में करते हैं और वहां से हम पानी को ग्रेविटी से जाने देते हैं सप्लाई के लिए। SVS में संप वेल का उपयोग हम पानी को सोर्स से लेने और उसको स्टोरेज करने के लिए, ताकि उसको फिर ओवरहेड टैंक में सप्लाई के लिए छोड़ा जाए। अगर एक से ज्यादा सोर्सेज हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम पानी को एक जगह इकट्ठा करें, फिर वहां से उसको ओवरहेड टैंक में भरें, ताकि सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो सके। साथ ही साथ संप वेल्स का उपयोग हम प्री क्लोरिनेशन और पोस्ट क्लोरिनेशन के लिए भी करते हैं, क्योंकि पानी को डिसइंफेक्शन करना बहुत जरूरी है घरों तक पहुंचाने से पहले। अब जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अ सम्प वेल इज एन इंटरमीडिएट अरेंजमेंट टू स्टोर वाटर फॉर पंपिंग। सम्प वेल में सामान्यतया कम से कम 2 घंटे के लिए पानी को रोका जाता है। ये रोकने का जो समय है इसको हम डिटेंशन पीरियड कहते हैं। तो याद रखें, डिटेंशन पीरियड इज मिनिमम 2 आवर्स। और डिटेंशन पीरियड की गणना हम कैसे कर सकते हैं? कैपेसिटी निकालने के लिए रेट ऑफ पंपिंग इंटू 2 आवर्स। मान लीजिए आप कहीं से 50 मीटर क्यूब प्रति घंटे की रफ्तार से पानी अगर भेज रहे हैं तो आपकी टंकी जो है उसका साइज कम से कम 100 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। इन केस ऑफ डायरेक्ट पंपिंग, कैपेसिटी ऑफ सम्प शुड बी 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट एट द अल्टीमेट स्टेज। यहाँ आपको दिखाया है, जैसा मैं बता भी चुका हूँ, ये 2 ट्यूबवेल है, TW1, TW2। उसके बाद आपका संप वेल का पंप हाउस है जहाँ पर कि पानी कम से कम 2 घंटे रुकेगा। फिर वहां से पंपिंग हो करके वो ओवरहेड टैंक में जाएगा, जो कि अल्टीमेट स्टेज की वाटर सप्लाई की जो डिमांड है उसका 50% होगा और आगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ये डायरेक्ट पंपिंग का मैंने आपको एक स्कीम दिया है। इसमें दोबारा फिर से वही TW1, TW2 ट्यूबवेल्स है, वेल है, वहां से आपने 2 डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज में आप डायरेक्टली पंप कर रहे हैं। यहाँ पर हम ओवरहेड टैंक में पानी नहीं पहुंचा रहे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि जल योजनाओं में संप वेल कैसे केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह जल का प्राथमिक संग्रहण, क्लोरिनेशन और पंपिंग का केंद्र होता है। संप वेल जल को संग्रहित और शुद्ध कर आगे पंप करने के लिए तैयार करता है। सिंगल और मल्टी विलेज स्कीम्स में संप वेल जल नियंत्रण की रीढ़ है। डिजाइन में डिटेंशन टाइम, पंपिंग आवश्यकता और साइट का ध्यान रखना आवश्यक होता है। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इन संरचनाओं में पानी को रोका जाता है, पानी का भंडारण किया जाता है, इसके लिए भारतीय मानकों के हिसाब से कुछ अवश्यम भावी चीजें हैं जिन पर कि आपका ध्यान बहुत जरूरी है और जिनका के ध्यान डिजाइन करते समय आपको जरूर रखना है। याद रहे कि आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट कम से कम M30 हो। M30 से तात्पर्य ये है कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कम से कम 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ताकि जो टंकी की संरचना है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरे एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को विथस्टैंड कर सके। इसमें सरिया जो है 16 mm से 12 mm के डायमीटर का, जो कि IS 1786 1985 के हिसाब से हो, उसका इस्तेमाल हमें सभी स्ट्रक्चरल एलिमेंट में करना है। जो स्पेसिंग है बार्स के बीच की वो 150 mm सेंटर टू सेंटर से 300 mm सेंटर टू सेंटर होनी चाहिए और उसका जो बेसिंग है उसको गवर्न करेगा आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन और क्रैक कंट्रोल रिक्वायरमेंट। वॉल थिकनेस जो टैंक्स की है वो 300 से 200 mm हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द टैंक। क्लियर कवर 25 mm या बार का जो डायमीटर है उससे ज्यादा होना चाहिए। दोनों में से जो भी ज्यादा है वो होगा। लेकिन जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, मानिए जहाँ पर फ्रॉस्टिंग होती है, जहाँ पर बर्फ पड़ती है या जहाँ पर और इस प्रकार की कोई विषमताएं हैं, जहाँ कोरोसिव एनवायरमेंट है, तो ऐसे एरियाज में कवर को 50 mm
रखा जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम फ्री बोर्ड 150 mm का तो हो ही हो, जिससे कि लहरों वहरों से आपका पानी का उलीचना बंद हो सके। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि OHT का उद्देश्य जल को ऊंचाई से दबाव सहित वितरित करना होता है। इसकी डिजाइन में कई मानक और गणनाएं शामिल होती हैं। जल की खपत और पंपिंग समय के अनुसार टैंक की क्षमता तय की जाती है। स्टेजिंग हाइट और साइट सिलेक्शन वितरण की कुशलता को प्रभावित करते हैं। टैंक की ऊंचाई और संरचना वितरण दबाव को निर्धारित करती है। साइट सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इससे पहले कि हम डिजाइन करें, हमारे पास में कुछ चीजें, कुछ जानकारी होनी आवश्यक है। वो जानकारी हमें मिलती है जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके, जिससे कि हमें मिट्टी का प्रकार, उसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी टाइप, उसका बेयरिंग कैपेसिटी जो कि हमारे रिजर्वायर के वजन को वहन करेगी, साथ ही साथ वहाँ पर इरोजन, लिक्विफिकेशन या सेटलमेंट का दर क्या होगी, इन सब के बारे में जानकारी जुटाना आवश्यक है। ये करने के लिए हम सॉइल सैंपलिंग करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं और इसके अलावा इन सीटू टेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, कोर पेनिट्रेशन टेस्ट और रॉक एनालिसिस, जिससे कि हम सेफ बेयरिंग कैपेसिटी और बाकी चीजों के बारे में पता लगाते हैं। साथ ही साथ हमें उस एरिया का टोपोग्राफिकल सर्वे करना आवश्यक है, जिससे कि हमें साइट की ओरिएंटेशन, उसकी एलिवेशन, उसका नेचुरल स्लोप, नेचुरल ग्रेडियंट और कॉन्टूर्स के बारे में पता लग जाए। ये काम करने के लिए आप टोटल स्टेशन या टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए कोई भी एस्टेब्लिश टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास ये संसाधन नहीं है तो किसी बाहरी एजेंसी से ये काम कराया जा सकता है। क्योंकि भारत का काफी सारा हिस्सा सीस्मिक जोन में आता है। सीस्मिक जोन मतलब वो जहाँ पर कि भूकंप आने पर नुकसान हो सकता है, तो इसलिए जहाँ पर भी आप ये संरचना बनाने जा रहे हैं, वहाँ का सीस्मिक एनालिसिस, वहाँ का सीस्मिक डेटा आपके पास में हो, ताकि आप डिजाइन में इन सब चीजों को फैक्टर कर सकें और इससे अपनी संरचना को बचाए रखने के उपाय कर सकें। एक बहुत जरूरी मुद्दा आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस का, जिससे कि आपको पता लगाना है कि आपके द्वारा किए गए निर्माण कार्य से जो लोकल इकोसिस्टम है, जो वाइल्ड लाइफ है, जो फ्लोरा फौना है, उनको तो कोई किसी किस्म की बाधा नहीं होगी। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निर्माण कार्य करने से आपको किसी लोगों को रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा या किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन रिस्क केमिकल या बायोलॉजिकल प्रकार का होगा। इसको एड्रेस करने के लिए हमें सर्वेस करने पड़ते हैं और डेटा एक्वायर करना पड़ता है, जिससे कि हम निर्बाध तरीके से अपना काम कर सके। एक और बहुत जरूरी अंग जो है वो है कि भाई वहाँ पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति हो सकती है क्या? यदि नहीं हो सकती है तो उसके लिए क्या विशेष उपाय आपको करने पड़ेंगे? वहाँ का जो पानी है वो पीने योग्य है कि नहीं? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंक्रीट के लिए सिर्फ वही पानी इस्तेमाल करेंगे जो कि पीने योग्य हो। और इस सब से हमें ये भी पता लगता है कि हमारी जो जमीन की रिक्वायरमेंट है, जो जितना बड़ा भूखंड हमें चाहिए, वो जो कि सामान को इकट्ठा रखने, कंस्ट्रक्शन सामग्री को इकट्ठा रखने, कंस्ट्रक्शन हटमेंट्स वगैरह बनाने के लिए काफी हो। तो ये असेसमेंट हमको करके लेना है, ताकि जब हम काम करें तो कोई अनप्लेजेंट सरप्राइजेस हमको न मिले। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि जल आपूर्ति को सुचारू बनाने में सहायक संरचनाएं जैसे ब्रेक प्रेशर, टैंक, वॉल्व चैम्बर और आउटलेट्स कितनी जरूरी होती हैं। सहायक घटक जल प्रवाह और दबाव को नियंत्रित रखते हैं। डिजाइन में इन्हें रणनीतिक रूप से शामिल किया जाता है ताकि पूरी प्रणाली संतुलित बनी रहे। ये घटक जल वितरण की दक्षता और दीर्घकालिक संचालन में मदद करते हैं। अब आया जी आपने OHT बनाना है, तो बनाएंगे कितना, कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। आपको ये देखना होगा कि मान लीजिए अब जैसे वर्ष 2025 चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई इस जगह की या जो इससे सेवा जिनको मिलेगी वो पॉपुलेशन 1000 लोगों की है, तो 2035 तक ये आबादी 1200 हो जाएगी और 2045 जो कि 20 साल डिजाइन पीरियड है, उससे उनकी आबादी
1440 हो जाएगी। हमने ये माना कि हमारी जो डिकेडल ग्रोथ है वो 20% है। अगर हम 16 घंटे पंपिंग करते हैं और हमारी डिमांड 70 लीटर पर कैपिटा पर डे है, तब कैपेसिटी की जो सम्प की कैपेसिटी है वो आती है 1440, मतलब अल्टीमेट पॉपुलेशन गुणा 70 गुणा 50%। तो हमें चाहिए होगा 50,400 लीटर का टैंक। तो हम 50 किलो लीटर का ओवरहेड टैंक बना देंगे। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो स्टेजिंग हाइट है ओवरहेड टैंक की, जो कि पानी की तली जहाँ पे आएगी, वो कम से कम 7 मीटर के रेजिडुअल हेड के साथ में हो, और साथ ही साथ जो आपका हाउस कनेक्शन है उस पर 7 मीटर का आपको रेजिडुअल हेड मिलना चाहिए, या फिर स्टेजिंग हाइट 12 मीटर होनी चाहिए। जिनमें से जो भी ज्यादा होगा उसको हम अडॉप्ट करेंगे। इसका मतलब ये कि एक एसवीएस में कम से कम 12 मीटर स्टेजिंग की हाइट का ओएचटी ही प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब हम मान लें कि भाई हमें सम्प वेल डिजाइन करना है, तो वही उदाहरण लेते हुए 16 घंटे की पंपिंग और वाटर डिमांड 70 एलपीसीडी की अगर है, तो 1440 गुणा 70 गुणा 2/16 12,600 लीटर, मतलब 20 किलो लीटर का अगर सम्प वेल हम प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। वो इसलिए कि 12,600 के लिए हम 12.6 का ही बना सकते थे, लेकिन इकोनॉमी ये कहती है कि 20 किलो लीटर का सम्प वेल हम बनाएं तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। साइट सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन थोड़ा समराइज करने के लिए सम्प वेल का लोकेशन सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए ऑल सोर्सेस से। जाहिर सी बात है, क्योंकि इससे आपकी जो पंपिंग की नलिकाएं हैं उनकी लंबाई कम से कम आएगी। इट शुड बी लोकेटेड सच दैट लेंथ ऑफ पंपिंग मेन इज मिनिमम। ग्राउंड लेवल डिफरेंस सम्प वेल का और ट्यूबवेल का 10 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम सम्प वेल की लोकेशन वहाँ बनाएंगे जहाँ पर कि एक 3 फेज का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कम से कम दूरी से अवेलेबल हो। साथ ही साथ ओएचटी की साइट जो है और सम्प वेल की साइट अप्रोचेबल हो, और प्रेफरेबली सम्प वेल जो है रोड साइड के नजदीक हो, रोड साइड पर हो और ओएचटी के नजदीक हो। इसी तरह से ओएचटी के लिए हम जब साइट सिलेक्शन करेंगे तब जो हाईएस्ट अवेलेबल स्टेबल ग्राउंड है हम वहां पर एस्टेब्लिश करेंगे, ताकि हमारा पानी ग्रेविटी से लास्ट हाउस होल्ड तक पहुंच सके। अगेन इट शैल बी लोकेटेड सच दैट लेंथ ऑफ पंपिंग मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज मिनिमम। द ग्राउंड लेवल डिफरेंस बिटवीन बॉटम ऑफ ओएचटी एंड द लास्ट हाउस शैल नॉट बी लेस देन 12 मीटर्स सो दैट वाटर मे बी सप्लाइड थ्रू ग्रेविटी। मतलब ग्राउंड लेवल और ओएचटी का बॉटम हाउस पोर्शन 12 मीटर से कम न हो, जिससे कि आखिरी घर तक हम पानी ठीक से पहुंचा सके। साथ ही साथ ओएचटी की लोकेशन ऐसी हो कि वहां पर इजीली आप जा आ सके, ताकि रिपेयर, रेगुलर इंस्पेक्शन और क्लीनिंग आप इंश्योर कर सके। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री और डिजाइन कोड्स किस प्रकार जल संरचनाओं की स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। RC संरचनाओं में M30 ग्रेड कंक्रीट और उपयुक्त स्टील रीइंफोर्समेंट अनिवार्य है। इंडियन स्टैंडर्ड 3370 और इंडियन स्टैंडर्ड 456 जैसे कोड्स का पालन करना गुणवत्ता की गारंटी देता है। मिट्टी की स्थिति, जल गुणवत्ता और उपयोगिता के अनुसार सामग्री का चयन किया जाता है। अब ये तो हो गया भाई, हम टंकियां बनाएंगे। अब टंकियां कई प्रकार की हो सकती हैं, शेप के हिसाब से और डिजाइन प्रिंसिपल्स के हिसाब से। टंकियों को कह सकते हैं कि साहब सर्कुलर टंकी, रेक्टेंगुलर टंकी, इंच टाइप, स्फेरिकल, कोनिकल बॉटम और पीएससी। हम लेकिन इनमें सिर्फ शुरू के 2 डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी जो एकल ग्राम योजनाएं हैं उनमें यही 2 बहुत प्रोवाइड किए जाते हैं। जो टैंक ग्राउंड पे रेस्ट करते हैं, जैसे कि क्लियर वाटर रिजर्वायर, सेटलिंग टैंक, एरेशन टैंक वगैरह, इनको हम टैंक्स रेस्टिंग ऑन ग्राउंड बोलते हैं। ये ऊपर से खुले भी हो सकते हैं और ढके हुए भी हो सकते हैं। ग्राउंड वाटर टैंक जो है वो आप लाइन्ड कार्बन स्टील से भी बना सकते हैं, ताकि वो पानी को अच्छे से इस्तेमाल हो सके और पीक डिमांड साइकिल्स को मीट कर सके। एलिवेटेड टैंक, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो टैंक्स हैं जो कि ग्राउंड लेवल से
ऊपर होते हैं। These tanks are supported on staging which may consist of masonry wall, RCC tower और RCC columns braced together। मतलब आप ईंट की दीवार बना सकते हैं, आप RCC की टावर बना सकते हैं, आप RCC के कॉलम्स को बकायदा हर 3 मीटर पर ब्रेस करते हुए उनका संरचना करते हुए उनको रख सकते हैं। इन टैंक्स में वाटर प्रेशर अंदर से एक्ट करता है और इनका जो बेस है उस पर पानी का वजन, दीवारों का वजन और रूफ जो होती है, जो छत है, उसका वजन एक्ट करता है। तो जो स्टेजिंग है उसको आपको इस तरह से डिजाइन करना है कि वो पूरे टैंक जबकि भरा हुआ है उसका पूरा वजन और साथ ही साथ 12 मीटर की ऊंचाई पर आने वाले विंड लोड्स उनको वहन कर सके और फाउंडेशन इस तरह से होगी कि पूरा का पूरा लोड, पूरा का पूरा मोमेंटम जो लोड्स की वजह से हो रहा है वो ग्राउंड में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अंडरग्राउंड टैंक्स जो हैं ये जैसा कि जाहिर है नाम से ही ग्राउंड लेवल के नीचे बनाए जाते हैं और इनका एग्जाम्पल है क्लैरिफायर फिल्टर, वाटर प्लांट्स पे और सेप्टिक टैंक। इनकी जो दीवारें हैं उनमें अंदर से तो पानी का प्रेशर होता है और बाहर से मिट्टी का प्रेशर होता है और इनका जो बेस होता है उसको पानी का प्रेशर अंदर से एक्ट करता है और जो सॉइल नीचे से एक्ट करती है उसका प्रेशर नीचे से आता है। ऐसे टैंक्स हमेशा ऊपर से कवर किए जाते हैं। तो इन टैंक्स का जब हम डिजाइन करेंगे तो जिस भी लोडिंग से हमें सबसे ज्यादा घातक परिणाम मिल सकते हैं उसके लिए, उसके बचाव के लिए किया जाएगा। अंडरग्राउंड टैंक्स का प्रिंसिपल जो डिजाइन का है वो सेम है ग्राउंड पे रेस्टिंग वाले टैंक्स के जैसे। जैसा मैंने पहले बताया कि अंडरग्राउंड टैंक की दीवारें अंदर से बाहर पानी का प्रेशर और बाहर से अर्थ का प्रेशर को टॉलरेट करती हैं। ये जो है इनका जो वॉल का डिजाइन है वो वाटर प्रेशर, अर्थ प्रेशर एक्टिंग सेपरेटली एज वेल एज एक्टिंग साइमल्टेनियसली एंड फॉर सडन ड्रॉ डाउन, मतलब सडन डिस्चार्ज ऑफ वाटर के लिए किया जाता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि हम अंडरग्राउंड टैंक उन जगहों पर बनाएं जहां पर कि वाटर टेबल हमारी फाउंडेशन से नीचे ही रहे और क्योंकि पानी का लेवल जब नीचे से बढ़ता है तो बेयरिंग कैपेसिटी घटती है जमीन की और ऐसी स्थिति से बचाव करके रखना ही उचित है। सर्कुलर टैंक जो है वो ग्राउंड पे भी बनाए जा सकते हैं और एलिवेशन पे भी बनाए जा सकते हैं और अंडरग्राउंड भी बनाए जा सकते हैं। अब जो सर्कुलर टैंक है उनका डिजाइन या तो फ्लेक्सिबल बेस कनेक्शन के साथ, मतलब दीवार और बेस फ्लेक्सिबल कनेक्शन है या फिर दीवार और बेस में रिजिड कनेक्शन है, इसके आधार पे किया जाता है। जब हम पहले उसमें कंडीशन लेके चलते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल बेस कनेक्शन विद वॉल, तो इस केस में हमारा एक्सपेंशन एंड contraction of side wall is possible, but in the other case when we go with the rigid connection these walls are monolithic with the base। और जो हमारी दीवारें हैं टैंक की उनको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर झेलना पड़ता है जो कि एट द बेस मैक्सिमम है और एट द टॉप 0 है। आपको याद होगा आप जो डायग्राम बनाते थे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इस तरह से बनाते थे, जो मैक्सिमम वैल्यू थी आपको टॉप पे आती थी। तो इसी तरह से हम नॉर्मली जो सर्कुलर टैंक्स होते हैं उनके डिजाइन में थ्योरी ऑफ थिन सिलेंडर्स को अप्लाई करते हैं जिससे कि हम उसकी वॉल थिकनेस निकालते हैं और मैक्सिमम हुक टेंशन निकालते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम हुक टेंशन ही है जिसको कि हमें एड्रेस करना है। मैंने यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूले दिए हैं। मैक्सिमम हुक टेंशन P is equal to WHD/2, एरिया ऑफ स्टील फॉर दिस हुक स्ट्रेस AST is WHD/2F। फॉर कैलकुलेशन of thickness of wall, the permissible tensile stress in concrete is equated to expression CT is equal to WHD/2 into 100T plus M-1 AST. In the above case, W is equal to weight of water per cubic meter. D is the diameter of tank. H is the height of the tank. AST is the area of steel required. M is the modular ratio of the concrete. T is the thickness of wall. F and CT are the permissible tensile stresses in steel and concrete respectively. As the pressure at base is maximum and reduced to 0 at top, the reinforcement is also gradually reduced to a minimum requirement from bottom to top. The main reinforcement consists of circular hoops to take care of hoop tension and is placed on both faces of the wall. The distribution steel is placed vertically and is tied to the main reinforcement.
रेक्टेंगुलर टैंक्स के डिजाइन में हम नॉर्मली जहाँ पर कम कैपेसिटी होती है वहाँ पर सर्कुलर टैंक बनाना अनइकोनॉमिकल हो जाता है और उसका फॉर्म वर्क का जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए जहाँ कम कैपेसिटी की जरूरत है हमें वहाँ पर हम रेक्टेंगुलर टैंक बनाते हैं। रेक्टेंगुलर टैंक बनाते समय आप मतलब जैसा पहले भी बोला कि रेक्टेंगुलर टैंक कोई भी हो सकते हैं जो कि जमीन पे हो, जमीन के ऊपर हो या जमीन के अंदर हो। कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप रेक्टेंगुलर टैंक बना रहे हैं तो प्रेफरेबली दे शुड बी स्क्वायर इन प्लान, और अगर किसी वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आपकी जो लार्जर साइज है वो स्मॉलर साइज से दूने से ज्यादा ना हो। टैंक की जो दीवारें हैं वो जमीन पर या एलिवेटेड होने पर उन पर प्रेशर आएगा पानी का अंदर से, और अगर अंडरग्राउंड है तो मट्टी का बाहर से। तो रेक्टेंगुलर टैंक में मूवमेंट दो डायरेक्शंस में आते हैं, तो इसलिए एग्जैक्ट एनालिसिस बहुत मुश्किल है। तो इनके डिजाइन के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट मेथड्स का यूज करते हैं, जहां पर लेंथ और विड्थ का रेशियो मतलब लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 2 से कम है, वहां पर हम टैंक को कंटिन्यूअस फ्रेम सब्जेक्ट टू प्रेशर वेरिंग फ्रॉम 0 एट टॉप टू मैक्सिमम एट h/4 और 1 मीटर फ्रॉम द बेस विच एवर इज मोर की अवधारणा से डिजाइन करते हैं। Bottom h/4 or 1 meter, whichever is more, is designed as a cantilever. Besides, the wall are also subject to direct pull or tension due to hydrostatic force on the other side walls. इस सेक्शन का डिजाइन करने के लिए h = h/4 और 1 मीटर का बेंडिंग और डायरेक्ट टेंशन के हिसाब से आपको डिजाइन करना होगा। डायरेक्ट टेंशन लॉन्ग वॉल्स की हमको W × H - H × L/2 या W × H - H × B/2, जहाँ पे W is the weight of the water, H is the height of the tank, B is the width, L is the length, H = h/4 और 1 meter whichever is more। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि for rectangular walls in which ratio of length to width is greater than 2, the long walls are designed as cantilever for maximum moment of WH3/6 and short walls as slabs supported on long walls. The bottom height h/4 or 1 meter of short wall, whichever is more, is designed as a cantilever. In this also, the direct tension caused due to pressure on the other walls should be taken into account and the reinforcement is to be provided for. When the tanks are open at top, the walls of the tank can also be designed as all the walls spanning horizontally as slabs, all the walls as cantilever. Thank you. इस मॉड्यूल में हमने जाना कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और रखरखाव की नियमितता जल संरचनाओं की दीर्घायु और प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव डालती है। निर्माण से पहले स्थल की तैयारी और गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। रखरखाव में लीकेज जांच, क्लीनिंग और स्ट्रक्चर चेक अनिवार्य है। प्रशिक्षित ऑपरेटर और फील्ड स्टाफ प्रणाली की कार्यक्षमता बनाए रखने में अहम है। हमने जाना कि अलग अलग तरह के जो हमारे टैंक्स होते हैं जो कि हम एकल नल परियोजनाओं में इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ओवरहेड, अंडरग्राउंड, ऑन ग्राउंड। तो इनके डिजाइन करते समय में ध्यान रखने योग्य जो बेसिक बातें हैं वो मैंने बताई आपको, और साथ ही साथ आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले का रिवीजन कराया है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और इस मॉड्यूल के अंत में आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आप अवश्य अटेम्प्ट करें, तब आपको ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकने के लिए योग्य होंगे, पात्र होंगे। धन्यवाद। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि जल संरचनाओं की डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में समन्वित दृष्टिकोण जरूरी है ताकि जल आपूर्ति प्रणाली कुशल, सुरक्षित और दीर्घकालिक हो सके। सम्प वेल और OHT का डिजाइन तकनीकी और व्यवहारिक दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों की सफलता इन्हीं संरचनाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। संरचनात्मक मजबूती के साथ साथ रखरखाव प्रणाली भी मजबूत होनी चाहिए।